हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था दोस्तों, जिसमें सबसे पहले था हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा पार्ट था क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा पार्ट था हमारा ओशियनोग्राफी और फोर्थ पार्ट था कॉस्मोलॉजी। ठीक है दोस्तों, कॉस्मोलॉजी से हम फिजिकल ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। तो कॉस्मोलॉजी क्या होता है दोस्तों? कॉस्मोलॉजी होता है जब हम सेलेस्टियल बॉडीज का जब हम स्टडी करते हैं उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, यानी तारा विज्ञान, या जो सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय जो वस्तुएं हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉस्मोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, फिर पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, और उसके बाद अर्थ का इंटीरियर है, अर्थ का फॉर्मेशन है, वो हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम देखते हैं कि रात को जब आसमान में देखते हैं तो मिलियंस ऑफ स्टार हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टार क्या होता है दोस्तों? स्टार वो होता है जिनका खुद की रोशनी होती है, ठीक है, या खुद की लाइट होती है, उनको स्टार्स बोलते हैं। सूर्य भी एक स्टार है, और सूर्य को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में तारा बोलते हैं, एक तारा है। तो हर तारे का एक तारामंडल होता है, ठीक है, यानी सिस्टम होता है, और स्टार के साथ एक सिस्टम अटैच होता है। उसी प्रकार सूरज के साथ जो सिस्टम है अटैच है उसे सोलर सिस्टम कहते हैं, यानी या फिर सौरमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे तारे मिलकर, बहुत सारे स्टार मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, और स्पेस के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें भी मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जिन उनमें से सन है वो एक स्टार है। अब जो सन का जो सोलर सिस्टम है, मतलब तारामंडल है, सोलर सिस्टम है, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में ये बता दिया था कि कॉस्मोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो हम सौरमंडल को पढ़ते हुए नहीं पढ़ेंगे कि सन के और जो डिफरेंट ग्रह हैं, डिफरेंट प्लेनेट है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये हरा ग्रह है, ये नीला ग्रह है, मतलब इस तरह की चीजें नहीं पढ़ेंगे, या फिर ये इस ग्रह के इतने सैटेलाइट हैं। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो हम इस मतलब चैप्टर के अंदर वो बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, ये जो शुरुआत के जो चार ग्रह हैं इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, सौरमंडल के अंदर कितने ग्रह हैं दोस्तों? 9 या 8 बोल सकते हैं, क्योंकि प्लूटो को डॉर्क प्लैनेट कहते हैं, प्लैनेट की श्रेणी के अंदर नहीं रहते। तो सन के सबसे पहला ग्रह कौन सा होता है? सन के पास मरकरी, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ठीक है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। ठीक है दोस्तों, अब ये शुरुआत के जो चार ग्रह हैं इनको टेरेस्ट्रियल बोला जाता है, और बाद वाले मतलब ये जो चार हैं इनको जोवियन प्लैनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट मुद्दे क्या हैं वो बात देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट क्या होते हैं। दोस्तों, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जिनका सरफेस होता है वो हार्ड रॉक की सरफेस होता है, यानी हार्ड रॉक से जो बना होता है जिनका सरफेस, उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। जोवियन प्लैनेट के केस में क्या होता है दोस्तों, इनका जो सरफेस होता है वो हार्ड नहीं होता, ये गैसेस से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी गैस जब कंडेंस होकर एक साथ आती है तो वो प्लेनेट, उससे जो प्लेनेट की फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? जोवियन प्लेनेट। और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और जोवियन प्लेनेट को मतलब कैसे ये बनते हैं? ठीक है, जोवियन और टेरेस्ट्रियल। अब टेरेस्ट्रियल के अंदर दो मेन बातें हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के केस के अंदर दो बातें हैं कि इनका सरफेस हार्ड कैसे होता है और इनका सरफेस हार्ड क्यों नहीं होता जोवियन का। तो इसके अंदर पहली बात क्या आती है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंदर कि
सोलर विंड है ना टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के पास, वो क्या सोलर विंड ज़्यादा इंटेंसिव होती है। ठीक है, सोलर विंड क्या होती है दोस्तों? सोलर विंड होती है जब सनलाइट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसी कुछ चीज़ें एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो सनलाइट के साथ आते हैं और वो गैस को फ्लो आउट कर देते हैं। यानी जो भी गैसेस है, मेजर ऑफ गैसेस को वो फ्लो आउट करके जो सिस्टम है, यानी जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है या वीनस का एटमॉस्फेयर है, मरकरी का एटमॉस्फेयर है, उससे दूर लेके चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या केस आता है इसके अंदर कि जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी लो इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं, उनके केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए भी गैसेस उड़कर उनसे दूर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, जोवियन प्लेनेट क्या होते हैं? जोवियन प्लेनेट साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, और उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है और सूर्य से उनकी दूरी ज्यादा होने के कारण सोलर फ्लेयर है ना, सोलर विंड भी उनको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। यानी सोलर विंड के कारण जो उनके आसपास की गैसेस हैं वो उड़ के उनसे दूर नहीं जा पाती, इसलिए ये जो प्लेनेट है वो जोवियन प्लेनेट या गैसियस जाइंट, इन दो जो शुरुआत वाले जो है जुपिटर और सैटर्न, इनको क्या बोला जाता है? गैस जाइंट। यानी गैसेस से बने होते हैं और जाइंट, इनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनको गैस जाइंट बोलते हैं। आगे बात समझो तो सौर मंडल के केस में या सोलर सिस्टम के केस में सिर्फ यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो समझने के थे कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्या होते हैं और जोवियन प्लेनेट क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी बातें हैं जैसे डिस्टेंस है, दो ग्रह के बीच की डिस्टेंस देख लिया, या फिर सैटेलाइट किसी के भी रिंग है, किसके अंदर कितने रिंग है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते। टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लेनेट के बारे में एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको पढ़ लिया। बाकी जो भी पॉइंट है जैसे अर्थ फॉर्मेशन है या फिर गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, गैलेक्सीज के अंदर जो ब्लास्ट कैसे होता है, गैस ब्लास्ट, बिग बैंग थ्योरी आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर और भी कुछ थ्योरीज हैं, उससे अर्थ का फॉर्मेशन समझेंगे। ठीक है, सबसे जो लेटेस्ट थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। अब बात आती है अर्थ के बारे में। ठीक है, तो अर्थ के बारे में क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो स्टडी का विषय था कि अर्थ का मतलब शेप कैसे है। लोग पहले समझते थे कि अर्थ है वो फ्लैट सरफेस है, उसका अर्थ का सरफेस कैसा है? फ्लैट है। यानी अगर कोई पहले ये सोचते थे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलेगा तो वो चलते चलते इसके एज के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी किनारे के ऊपर पहुंच जाएगा और उसके बाद नीचे गिर जाएगा एक ऐसे स्पेस के अंदर जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक समुद्र यात्री था। ठीक है, समुद्र यात्री बोल सकते हैं, समुद्री यात्री या समुद्र यात्री कौन था? फर्डिनेंड मैगलन। उसने क्या किया दोस्तों? पृथ्वी का एक पूरा चक्कर, समुद्र से एक पूरा चक्कर लगाया, यानी यहाँ से शुरुआत की रूप में वापस वो समुद्र से अपनी यात्रा पूरी करके यहाँ पे पहुंच गया। तब उसने बोला कि नहीं, अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, वो कैसा है? स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो दोस्तों अब फर्डिनेंड मैगलन ने तो ये बात बोल दी कि अर्थ का सरफेस स्फेरिकल है, लेकिन विद्वान बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उनकी इस बात से सहमत नहीं होंगे। वही बोलेंगे नहीं भी मैगलन साहब, आप तो चक्कर नहीं काट के आप यहाँ तक जाके वापस आ गए। ठीक है, बोल सकते हैं, बोलने वालों का क्या आगे बोल देंगे। ठीक है, तो उस केस के अंदर अब मैगलन साहब को प्रूव करना होगा ना भाई कि स्फेरिकल कैसे है,
स्फेरिकल प्रूव करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मैगलन सामने बोल दिया कि स्फेरिकल है और सबने मान लिया कि स्फेरिकल है, तो उसके कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे। प्रूफ में सबसे पहले आता है दोस्तों जब हम व्यू पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है, ये ले लिया मैंने कोई हेमिस्फीयर ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया फ्लैट सरफेस। अब कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, उसका व्यू पॉइंट देखो दोस्तों, उसका व्यू पॉइंट कैसे होगा, ऐसे इतनी दूरी तक देख सकता है, मतलब ये जो एरिया है उसको वो देख सकता है इतनी हाइट से। कोई आदमी यहाँ पे है इस हाइट के ऊपर, तो वो क्या करेगा, इतनी जगह को देख सकता है, इतनी जगह को देखेगा। आगे बात सुनो, अब इस केस में मैं इसकी हाइट बढ़ा दूं तो क्या होगा, इसका जो व्यू पॉइंट का एरिया है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, हो गया। इसके केस में क्या रहा, सेम रहा दोस्तों। तो इससे क्या बात प्रूव होती है कि अगर अर्थ स्फेरिकल है तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो उसका जो व्यू पॉइंट है उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर फ्लैट है तो एरिया सेम रहेगा कि इस साइड से भी वो इतना ही देख पा रहा था, इस साइड से भी वो इतना ही देख पाएगा, ठीक है। तो जब थोड़ी सी हाइट के ऊपर जाके देखा तो क्या पाया कि जो अर्थ है जब उसको ज्यादा ऊंचाई से देखते हैं तो उसके व्यू पॉइंट का एरिया ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे ये बात प्रूव हुई कि अर्थ है वो कैसी है, स्फेरिकल। अर्थ कैसी है, स्फेरिकल, ठीक है। अब एक बात तो है नहीं, एक बात तो एक पॉइंट याद आते मान लो। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि जब दूसरे केस के अंदर देखते हैं, ये मान लिया हमने स्फेरिकल, ये हो गया फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब कोई शिप है, ये होगी शिप, ठीक है, शिप होगी, तो ये जो इनके दोनों किनारों के ऊपर एक टावर सा खड़ा होता है, मतलब जिसको मास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, मास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे है पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई बैठा आदमी देखता है तो क्या करेगा, ये उसकी व्यू है, मतलब सामने देखता है, सामने देखूंगा मैं, तो यहां से सामने देखता है तो इस पोजीशन पे अगर शिप है तो इसको क्या दिखेगा, यही मास्ट दिखेगा पहले वाला। अगर वो शिप यहाँ आ गई, यहाँ आ गई वो शिप, तो उसको क्या होगा, दोनों मास्ट दिखाई देंगे। फिर वो शिप अगर यहाँ आ गई, मान लिया किसी हाइट पे है ऑब्जर्वर, तो उसके बाद सब में उसको ये वाला मास्ट दिखेगा, ये वाला नीचे वाला नहीं दिखेगा। तो भी इससे क्या प्रूव होता है दोस्तों कि पहले अगर इस साइड आ रहा है तो पहले ये दिखेगा, बाद में दोनों, और लास्ट में फिर पीछे वाला। अब उस साइड जा रहा है तो पहले ये दिखेगा, फिर दोनों दिखेंगे, और लास्ट में जब डिसअपीयर होगी, ज्यादा दूर चली जाएगी तो कौन सा दिखेगा, ये दिखेगा। अब फ्लैट सरफेस के केस में देखते हैं दोस्तों, फ्लैट सरफेस है, अगर अर्थ फ्लैट होती तो कोई बैठा यहाँ, आदमी यहाँ बैठा है, ठीक है, वो देखता है, उसकी नजर सीधी है, तो यहाँ पर भी उसे दोनों मास्ट दिखाई देंगे, और इतनी दूर जाने के बाद भी क्या होगा, दोनों मास्ट दिखाई देंगे। जो शिप है उसके जो दोनों टावर हैं उनको मास्ट बोलते हैं, तो दोनों मास्ट उसको दिखाई देंगे। आगे बात समझ में, तो इससे क्या प्रूव होता है कि अर्थ स्फेरिकल है, क्योंकि यही केस होता है कि पहले एक मास्ट दिखाई देता, फिर दोनों दिखाई देते हैं, फिर डिसअपीयर होते हैं। तो पहले जो आगे वाला है वो डिसअपीयर होता है, और बाद में जो पीछे वाला है वो डिसअपीयर होता है। तो ये वाला केस अपीयर हुआ, ये वाला नहीं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अब तीसरा केस क्या आता है दोस्तों, तीसरे केस के अंदर आता है कि जब
सनराइज और सनसेट होता है। देखो सनराइज और सनसेट होता है। सुनिए, सन इस केस के अंदर फ्लैट है, ये सरफेस फ्लैट सरफेस है। तो जो हमारे सूर्य महाराज हैं, अगर यहाँ पे हैं तो लाइट कहाँ पे पड़ेगी? यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। अगर सूर्य महाराज इस केस में यहाँ पे हैं तो लाइट कहाँ पड़ेगी? जो फ्लैट सरफेस है उस पूरे सरफेस को कवर करेगी ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, स्फेरिकल वाले केस में क्या हुआ, लाइट ज्यादा से ज्यादा आप मान लीजिए यहाँ तक आ गई और यहाँ तक आएगी, तो अर्थ रोटेट होगी, तभी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कब आगे आएगा सन के? जब अर्थ रोटेट करेगी। तो हमें ये केस देखने को मिलता है कि सब जगह सूरज एक ही समय पे सनराइज नहीं होता और ना ही एक ही समय पे सनसेट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि सन जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, ठीक है। ये था थर्ड केस। अब फोर्थ केस में क्या देखते हैं दोस्तों, अगर हम पोल देखो, इलेक्ट्रिसिटी पोल देखेंगे। अब इस केस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के पोल देख लिया कि जब आप तीन सेम हाइट के पोल, सेम इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस कर, सेम मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, और ऐसे ही हमने फ्लैट सरफेस के ऊपर इनको पोल को खड़ा कर दिया। तो अब क्या देखेंगे कि देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे तो बीच वाला पोल हमेशा क्या होगा, हाइट में बड़ा होगा, ठीक है। बीच वाला पोल हमेशा हाइट में बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्थ हमारी कर्व सरफेस में है, ठीक है, इसलिए दिखाई देता है। यहाँ से देखेंगे ना तो क्यों, कर्व सरफेस में है। यहाँ से देखेंगे तो ये वाला नीचे हो गया, ये वाला थोड़ा और ऊपर, ये फिर और कर्व नीचे की तरफ जाएगी तो क्या हो गया, ये और नीचे हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, तीनों पोल सेम हाइट के दिखाई देंगे। अगर पोल की हाइट भी सेम लेनी है और यहाँ से देखेंगे फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर हमने उनको खड़ा कर रखा है तो वो तीनों की हाइट सेम दिखाई देगी। और इस केस में क्या है, बीच वाला पोल है उसका लेवल मतलब उसकी हाइट ज्यादा होगी इस लेवल से। क्यों होगी? क्योंकि जो अर्थ का जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, ना कि फ्लैट है। आगे बात समझ में, ये हो गए 4। अब एक पांचवा और देख लेते हैं। पांचवा और भी बता देता हूँ आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जर्व भी किया होगा आपने कि जब भी हम टेलीस्कोप से सेलेस्टियल बॉडी को देखते हैं, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को अगर टेलीस्कोप से देखा जाता है तो उसका जो शेप है वो स्फेरिकल पाई जाती है। लगभग क्या, हरी बॉडी की जो शेप है वो स्फेरिकल पाई गई। तो इसी प्रकार अर्थ को भी अदर सेलेस्टियल बॉडी के एनालोगस मानते हुए स्फेरिकल माना गया। अब बात क्या आती है, एक छठा केस और है। छठा केस क्या है कि जब स्पेस से अर्थ को देखा गया तो भी उसकी शेप क्या थी, स्फेरिकल। तो इन केस के आधार पर जो मतलब साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल है, ठीक है, प्रूव हो गया दोस्तों। अब बात आती है अर्थ की वास्तविक शेप होती कैसी है, ठीक है। अर्थ की शेप होती है दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यानी जो इक्वेटर है, यानी इक्वेटर क्या होता है, भूमध्य रेखा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके पास जो है डिस्टेंस मतलब डायमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा थोड़ा सा, इससे जो उसकी पोलर डिस्टेंस यानी पोल, दोनों पोल के बीच में ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो थोड़ी सी भूमध्य रेखा वाले जो लाइन है उसका डायमीटर ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू जो पोल का जो डायमीटर है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है अर्थ, ये तो हो गया अर्थ का जो शेप है,
ये इस प्रकार अंडाकार शेप बोलते हैं ना, वैसे अर्थ की जो शेप है उसको बोलते हैं जियोइड। जियोइड का मतलब होता है दोस्तों, जियो का मतलब होता है एनीथिंग विच रिलेटेड टू अर्थ, यानी जो भी अर्थ से रिलेटेड है उसको जियो बोल देते हैं। तो जो अर्थ की शेप है ना वो एक स्टैंडर्ड शेप है। स्टैंडर्ड शेप कैसे कि इसकी जैसी जो भी शेप होगी उसको जियोइड बोलेंगे। अर्थ की शेप जैसी जो भी शेप होगी उसको जियोइड बोलेंगे। जैसे कोई भी सर्कल है तो कोई भी चीज हमें सर्कल की शेप की दिखाई देती है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर शेप। अब जो भी अर्थ के जैसे शेप वाली जो भी चीज होगी उसको क्या बोलेंगे, जियोइड शेप। आगे बात सुनिए। अब बात आती है लोकेशन की कि अर्थ पर लोकेशन कैसे देखते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे निकालते हैं अर्थ। ठीक है दोस्तों, अर्थ के ऊपर लोकेशन निकालनी है तो उस केस के अंदर हम मेनली क्या चीज देखते हैं, अर्थ के ऊपर लोकेशन निकालनी है तो हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को स्टडी करना जरूरी। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को स्टडी करना जरूरी है अगर अर्थ के ऊपर हमें कोई भी लोकेशन चेक करनी है। ठीक है दोस्तों, अब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसे भला करना, क्या चीजें की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, तो देखते हैं कि अर्थ, ये हमारी प्यारी अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, जैसे ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक, ये मान लिया हमने क्या है 0 डिग्री, इसके पैरेलल और लाइन आएगी वो क्या हो गया 1 डिग्री, फिर हो गया 2 डिग्री, ये हो गया इससे आगे आएगा 3 डिग्री। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉन्गिट्यूड। यानी 0 डिग्री की एक लाइन खींच ली, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, उसके पैरेलल 1-1 डिग्री के डिफरेंस पर और लाइन खींच ली। इन पैरेलल लाइंस को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड। अब ऐसे ही लैटिट्यूड का केस है, ये हो गया हमारी अर्थ। अब ये क्या हो गया नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया साउथ पोल। अब ये जो स्फेरिकल शेप है या जियोइड शेप है उसको बीच में से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो जो इमेजिनरी लाइन इन दोनों को काटती है या डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। आगे बात समझ। अब क्या है दोस्तों, इसके पैरेलल और लाइन खींची गई। आगे बात सुनिए, तो इन पैरेलल लाइंस को क्या बोला जाता है, यानी इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन है उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, लैटिट्यूड। आगे बात सुनिए, इनको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड। और जो भी ये 0 डिग्री के पैरेलल जो भी लाइन है नॉर्थ टू साउथ पोल, उनको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड। आगे बात सुनिए, तो ये 0 डिग्री मान लिया, ये क्या होगा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ऐसे ही ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या हो गया। अब ये एंगल कैसे निकालते हैं, जैसे अर्थ के सेंटर से ये देखते हैं कि ये जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या होगा, या फिर ये जो हो गया अर्थ का सेंटर, इससे जो भी एंगल ये बना उसको क्या बोलते हैं। उसी हिसाब से ये पता चलता है कि कितने डिग्री लैटिट्यूड है। आगे बात समझिए कि ये कितने डिग्री लैटिट्यूड है, या फिर इसके अंदर क्या है, ये जो एंगल है ये 1 डिग्री, इससे आगे जाएंगे तो 2 डिग्री। इससे पता चलता है कि ये कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड है या कितने डिग्री लैटिट्यूड है। आगे बात सुन रहे। अब दोस्तों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कैसे होता है, मतलब 1 डिग्री का डिफरेंस करने पर जो लीनियर डिस्टेंस है उसके अंदर कितना चेंज आएगा। आगे बात समझिए। अब देखो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस इक्वेटर पे क्या होगी, ज्यादा होगी।
अब इसको विजुअलाइज करवाने के लिए मैं कुछ आपको एक बैलून की हेल्प से आपको बताता हूँ कि क्या है ये। देखो ये बैलून ले लिया, इस बैलून पे ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है हल्की हल्की, वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसके पास से जो लाइन जा रही है ये है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उससे आगे 2 डिग्री लैटिट्यूड। अब देखो क्योंकि अर्थ की शेप स्फेरिकल है तो 0 डिग्री वाली ये लाइन है, स्फेरिकल है तो घूम के इसके पीछे से भी एक लाइन जाएगी, उसको कैसे देखेंगे, देखो ये आ गई हमारी 180 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन, क्या आ गई 180 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन, और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे क्या होगी 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन। आगे बात सुनो, अब ये जो लाइन है, जो ये हो गया हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, और वो क्या थे हमारे लॉन्गिट्यूड, ये क्या है 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इससे ऊपर क्या आएगा, जो अलग अलग लैटिट्यूड होंगे, पैरेलल लैटिट्यूड। आगे बात समझ में, तो 0 डिग्री वाला इक्वेटर, ठीक है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्राइम मेरिडियन। आगे बात समझ में, 0 डिग्री लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड को क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन बोला जाता है इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। और इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटर। ये हो गया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब देखो हमने देखा था कि इक्वेटर पे जो लॉन्गिट्यूड है, इक्वेटर पे जब लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस हम देखेंगे तो वो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये 0 इक्वेटर है, ये 0 डिग्री, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस देखो दोस्तों ज्यादा है। अब आप ऊपर चलोगे तो देखो ये 0 डिग्री की लाइन है लॉन्गिट्यूड की, और ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है, दोनों के बीच में देखो आगे चल के जो डिस्टेंस है वो कम हो गई। आगे बात समझ में, और जब इक्वेटर पे आएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो लॉन्गिट्यूड के केस में क्या होता है दोस्तों, अगर 1 डिग्री का डिफरेंस है तो उसके अंदर 69 माइल लीनियर डिस्टेंस होती है, यानी 0 डिग्री पर कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो अगर इक्वेटर पे है, वो इक्वेटर पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर खड़ा है और यहाँ पे 1 डिग्री पे चला जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच में 69 माइल। अब देखो ये ऊपर की तरफ चला गया है, यानी यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखो ये इस लैटिट्यूड पे चला गया, ये देखो ये एग्जैक्ट इसमें समझ सकते हैं कि इस पोजीशन पे चला गया, इस पोजीशन पे लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है 75 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड कौन सा है, ये 0 डिग्री। अब ये देखो ये लैटिट्यूड की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, 75 डिग्री है, और लॉन्गिट्यूड मान लिया 1 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस कम हो गई ना कम। तो जब 75 या 70 डिग्री के आसपास क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो 45 माइल रह जाती है, और जब पोल पे जाते हैं तो वो डिस्टेंस बिल्कुल ही 0 हो जाता है उस केस के लिए, ठीक है। अब बात आती है इक्वेटर की। इक्वेटर पे देखो ना, सॉरी इसकी लैटिट्यूड की बात आती है, तो लैटिट्यूड के अंदर जो एवरेज है वो होता है 69 माइल का, यानी एक 0 डिग्री लैटिट्यूड से 1 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जाएंगे तो दोनों के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस का फर्क होगा वो कितना होगा, 69 माइल्स, यानी लगभग 111 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर लोकेशन निकालनी है किसी चीज की, मान लिया हमने इस पॉइंट की लोकेशन निकालनी है, तो देखो दोस्तों 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, और ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है, इससे लेफ्ट साइड क्या होगा, वेस्ट, या और इस साइड क्या होगा, ईस्ट। जैसे हम मैप को देखते हैं ना, ऊपर की साइड क्या होता है नॉर्थ, नीचे की साइड क्या होता है साउथ, इस साइड क्या होता है वेस्ट, और इस साइड होता है ईस्ट। तो ये पॉइंट कौन सी साइड है, ईस्ट साइड, और कौन से हेमिस्फीयर में है,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, मान लिया ये 25 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के। आगे बात समझ में, कोऑर्डिनेट या लोकेशन किसी पॉइंट की कैसे निकालते हैं वो आ गया समझ में। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इसके इस पॉइंट इसके अंदर आपको समझ नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा साफ करके एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे निकालते हैं। तो लोकेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैप वाला ही फार्मूला देख लो। मैप क्या करता है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है साउथ, इस साइड होता है ईस्ट और इस साइड होता है वेस्ट। आगे बात समझिए। अब आज के केस में भी वही देख लेते हैं। ये हो गया इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और ये हो गया हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। अब इससे इस साइड मैप को बड़े फॉर्मूले को देखो, तो ऊपर की साइड क्या हुआ, यानी इक्वेटर से ऊपर क्या हुआ नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे क्या होगा साउदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे क्या होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इस साइड क्या आएगा दोस्तों, इस फार्मूले से देखो ईस्ट, और इस साइड क्या होगा वेस्ट। अब कोई पॉइंट यहाँ पे मान लिया तो वो कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न साइड के अंदर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मान लिया ये क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है 50 डिग्री, और ये कितनी है 40, ये क्या होगा 40 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री ईस्ट। ये इस पॉइंट के क्या होंगे कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, इस प्रकार हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट की अगर लोकेशन निकालनी है तो वो ऐसे निकाल सकते हैं। टाइम जोन के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, टाइम जोन क्या होता है और टाइम जोन को कैसे निकालते हैं। अब बात आती है सीजन फॉर्मेशन या डे और नाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है दोस्तों, डे और नाइट। अब देखो ये है सन, मान लिया ये क्या है सन है हमारा सूर्य महाराज, और ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी माता, धरती माता, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये है पृथ्वी। अब क्या है, पृथ्वी है इसका ये अपने एक्सिस पे टिल्ट होती है, थोड़ा सा झुकी हुई होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, ये हो गया कुछ इस तरह से रोटेट करेगी, तो सूर्य की लाइट ऐसे पड़ेगी इसके ऊपर, सनलाइट ये अपना रोटेट करती रहेगी। अब इसको मैं आपको फिर से बैलून की सहायता से समझाना चाहूंगा इसको, कि बैलून मतलब पृथ्वी कैसे रोटेट करेगी। ये देखिए, ये अपने सन है, अपना सूर्य महाराज है। अब ये देखो, ये जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन है, वो कहां पर है, आपकी साइड है। ठीक है, और सन तो चारों ओर अपने प्रकाश छोड़ता है, तो इसकी साइड कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा, मान लिया 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और घूम के वापस क्या फिर घूमे गया अपने एक्सिस पे घूमे पृथ्वी। अब इसके सामने कौन सा आ गया 0 डिग्री, और इसके पीछे वाला बिल्कुल पीछे कौन सा 180 डिग्री। ठीक है, और थोड़ी देर में घूम के क्या होगा 180 डिग्री इसके सामने आ जाएगा, तो जो 180 डिग्री वाला एरिया है लॉन्गिट्यूड वाला है, उस एरिया के अंदर क्या होगा सनलाइट पड़ेगी, और जो 0 डिग्री वाला है वहां पर क्या होगा नाइट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है, जैसे जब अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है। आगे बात सुनिए। अब मेन बात है सीजन फॉर्मेशन की, कि सीजन कैसे बनते हैं, गर्मी सर्दी, ठीक है, पतझड़ बरसात। ये सारी, बरसात तो अलग है, बरसात का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर अलग है, जिसको मानसून बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो बरसात के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारे सूर्य महाराज। ठीक है, अब 4 कंडीशन आती हैं दोस्तों। एक टाइम पृथ्वी ऐसी है, इस तरह से झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, तो ये क्या होता है दोस्तों। अब एक चीज आपको बतानी रह गई थी कि लैटिट्यूड होते हैं ना, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, क्यों, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है।
23.5 डिग्री। तो अब ये क्या है, 23.5 हाफ है डिग्री नॉर्थ है। इस लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वर्त। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, एंटार्क्टिक सर्कल यानी एंटार्क्टिक सर्कल या फिर एंटार्क्टिक वर्त। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। ठीक है, और इसको बोलते हैं इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। आगे बात समझिए। तो ये केस किस टाइम का है दोस्तों, ये केस है दिसंबर का यानी 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर के केस के अंदर पृथ्वी कैसी होगी, इस प्रकार होगी सूर्य के सामने। अब ये आता है ऊपर वाला जो केस देखते हैं, इसके अंदर ये आप वही आ गया हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री साउथ। अब क्या है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या हो गया 0 डिग्री, और ये साइड 23.5 डिग्री क्या साउथ, नॉर्थ नहीं साउथ, और 66.5 साउथ। ठीक है, ये केस होता है 21 जून का। आगे बात सुनो। अब एक और ये तीसरा केस है। तीसरे केस के अंदर ये हो गया, ये क्या है, इसमें 23.5 सॉरी 66.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ, 0 डिग्री नॉर्थ, 23.5 साउथ, और 66.5 साउथ। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ठीक है, ये क्या है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। चौथा केस होता है ये, वही सारी चीजें 66.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ, 0 डिग्री, 23.5 साउथ, और 66.5 साउथ। ये क्या हो गया नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब बात आती है दोस्तों कि समर कैसे होती है, विंटर कैसे आती है, सीजन फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, ये केस है हमारा जून का। जून के बाद आता है दिसंबर, सॉरी ये जून का नहीं है, ये है मार्च का। 21 मार्च, ये है 21 जून, और ये आता है हमारा 21 या और 23 सितंबर। ठीक है, 21 और इसको लिख सकते हैं 21 और 23 सितंबर, क्योंकि 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो उस केस के अंदर चेंज हो जाता है ये, क्योंकि जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ठीक है, तो वो पूरे 365 दिन के अंदर रिवॉल्व नहीं करती, वो करती है 365 दिन और 6 घंटे के अंदर। तो 6 घंटे जब 4 बार ऐड हो जाते हैं तो 24 घंटे बन जाते हैं, और 24 घंटे का एक दिन अलग से ऐड हो जाता है साल के अंदर। ठीक है, जिसको लीप ईयर बोलते हैं, उसमें फरवरी के अंदर 29 दिन। अब ये केस देखो दोस्तों, अब 22 दिसंबर को क्या होता है कि पृथ्वी है वो कुछ इस कंडीशन में होती है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। तो देखो जो सन की लाइट है वो कुछ इस तरह से पड़ेगी, कितने एरिया के अंदर पड़ेगी, देखो ये जो एरिया है इसके अंदर जो मैं डार्क कर रहा हूं इसके अंदर लाइट पड़ेगी। ठीक है, जो ये बाकी वाला जो एरिया बच गया, या फिर एक बार इसको रब करके फिर से मैं बना देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हो गया दोस्तों। तो कुछ इस तरह से झुकी हुई है पृथ्वी, तो
लाइट किस में पड़ेगी, इस एरिया के अंदर। आगे बात समझ में, इस एरिया के अंदर लाइट पड़ेगी। तो देखो इस एरिया के अंदर लाइट पड़ेगी ना, तो ये जो एरिया है, ये जो साउथ पोल वाला कुछ एरिया, इसके अंदर हमेशा ही क्या रहेगी, रात रहेगी। जब तक ये पोजीशन नहीं आ जाती तो यहाँ पे लाइट पड़ती रहेगी, सॉरी रात नहीं दिन रहेगा। साउथ वाला जो एरिया है इस केस के अंदर यहाँ पे हमेशा 24 घंटे लाइट ही पड़ती रहेगी। क्यों कि घूम के ये यहाँ है, ये एरिया मान लें, ये एरिया मानते हैं, तो वो घूम के कहाँ आएगा, घूम के, क्योंकि इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है धरती, तो ये घूम के कहाँ आएगा, वापिस यहाँ पे आ जाएगा, फिर घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक, लाइट हमेशा पड़ती रहेगी। अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ये एरिया है, ये घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना जो एरिया बच गया, इसके अंदर तो लाइट पड़ेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया है, ये वाला तो घूम के यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा एरिया है जो इसके पास वाला, तो ये कहाँ रहेगा, यहीं पे आ जाएगा, इसके पास ही आएगा। तो इस केस के अंदर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ पोल के, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर नॉर्थ पोल के पास क्या रहेगी, रात रहेगी कुछ टाइम के लिए, मतलब 2-3 महीने के लिए। और साउथ पोल के अंदर जो कुछ एरिया है वहां पे 24 घंटे के लिए ही सूर्य दिखाई देगा। तो इस केस के अंदर देखो दोस्तों, जो नॉर्थ का एरिया है उसके ऊपर लाइट बहुत कम पड़ रही है। आगे बात समझिए। और जो साउथ का एरिया है, देखो साउथ का एरिया के अंदर लाइट है, साउदर्न हेमिस्फीयर में वो ज्यादा पड़ रही है। तो इस केस के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा, यानी गर्मी होगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सर्दी होगी। अब इसमें देखो दोस्तों, इस केस के अंदर क्या है कि जो लाइट है वो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ेगी। ठीक है, ये झुका हुआ कुछ ऐसे है, देखो मानो कुछ इस तरह से झुका हुआ, और ये सूर्य है, तो लाइट इस तरह से पड़ेगी इसके ऊपर, मतलब पूरी पड़ेगी। वो ना तो इस साइड कम होगी ना इस साइड कम होगी। ठीक है, तो लाइट पूरी पड़ेगी, इसमें कोई भी एरिया ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर दिन और रात लगभग 6 महीने के लिए रहेगी, मतलब कुछ टाइम 3 महीने के लिए दिन और रात ऐसा कोई एरिया नहीं रहेगा कि उसमें परमानेंट दिन हो या परमानेंट रात हो। सबके अंदर दिन और रात बनेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स। इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो लाइट पड़ती है वो परपेंडिकुलर किसके पड़ती है। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर किसके ऊपर पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है ये इक्वेटर के ऊपर। जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर लाइट परपेंडिकुलर फॉल होती है। और इस केस के अंदर क्या होता है, देखो इस केस के अंदर परपेंडिकुलर फॉल हो रही है कहां पे, जो ये वाला है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल होगी लाइट। आगे बात समझ में। और इक्विनॉक्स को की इस कंडीशन को क्या बोला जाता है दोस्तों, समर सोलिस्टिक्स या फिर जून सोलिस्टिक्स। सॉरी जून नहीं, मार्च सोलिस्टिक्स, सॉरी मार्च सोलिस्टिक्स बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मार्च के अंदर है। अब जून वाले में देखो दोस्तों, लाइट कुछ इस तरह से आएगी इसके ऊपर, ये एरिया है उसको कवर करेगी, यहां तक लाइट पड़ेगी। देखो तो जो ये एरिया है कुछ इसको कवर करेगी। अब देखो साउथ का ये जो हिस्सा है, इसके अंदर ये हिस्सा घूम के यहां जाएगा, तो इसके अंदर तो हमेशा लाइट आएगी ही नहीं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या आएगा, ये एरिया घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो वापिस इसके आगे आ जाएगा सन के। तो इस केस में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कुछ पार्ट है उसके अंदर हमेशा लाइट रहेगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर का कुछ पार्ट है उसके अंदर लाइट पड़ेगी ही नहीं कुछ टाइम के लिए। तो उस केस में यहाँ पे 24 घंटे के लिए रात रहेगी, यहाँ पे 24 घंटे के लिए दिन रहेगा। नॉर्वे है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल के पास नॉर्वे देश है, तो वहां पे क्या होता है, कुछ समय के लिए तो रात होती ही नहीं, 24 घंटे दिन ही चलता रहता है। ठीक है, इस केस में जो लाइट
फॉल होगी वो किसके ऊपर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या पड़ेगी, परपेंडिकुलर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, उस केस में क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर परपेंडिकुलर थी। यानी जब जून का महीना आता है तो क्या देखते हैं हम, किसके पास हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाले एरिया के अंदर आते हैं। तो गर्मी हमारे जो एरिया है उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो लाइट है वो डायरेक्टली, जब दिन के 12 बजते हैं तो वो डायरेक्टली लाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल होती है, तो उस एरिया के अंदर गर्मी ज्यादा होगी। इस केस के अंदर क्या होगा, जिस तरह जैसे दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो उसमें क्या होगा, समर सिचुएशन होगी, समर सीजन होगा, और साउदर्न है उसके अंदर क्या होगा, विंटर। आगे बात समझ में। अब ये देखो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट केस है। अब पीछे था, मान ले पीछे था ना पृथ्वी, अब घूम के यहाँ पे आ गई आके। ठीक है, ये वाला हाथ मैंने क्या मान, ये क्या है, सूर्य, तो घूम के इसके चारों ओर चक्कर का घूम के एक चक्कर पूरा करके कहाँ पे आ गई, पृथ्वी यहाँ पे आ गई। तो अब क्या होगा, डायरेक्टली फिर से फॉल होगी लाइट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा। और इस इक्विनॉक्स क्या बोलते हैं दोस्तों, सितंबर इक्विनॉक्स, या फिर विंटर सोलिस्टिक्स, या फिर इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक। ये थोड़ा स्पेस की कमी है तो कंजेस्टेड स्पेस के कारण ये थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो दोस्तों ये कंडीशन क्या होगी, इक्विनॉक्स वाली, इसको बोलते हैं सितंबर सोलिस्टिक्स या फिर विंटर सोलिस्टिक्स। तो दोस्तों इसको मार्च सोलिस्टिक्स और इसको सितंबर सोलिस्टिक बोलना थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे, क्योंकि हमारे टाइम पे, मतलब हमारे केस में देखेंगे तो मार्च के अंदर गर्मी होती है, लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे आप तो इस टाइम क्या होता है, थोड़ा सा विंटर सीजन होता है, मतलब थोड़ी सी मतलब सर्दी होती है। तो वहां पे अगर आप इसको समर सोलिस्टिक्स बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको मार्च सोलिस्टिक और इसको सितंबर सोलिस्टिक बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे टाइम जोन, एक छोटा सा टॉपिक और रहता है टाइम जोन का, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और टाइम जोन के करने के बाद जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है या अर्थ का जैसे फॉर्मेशन है, अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं फिर आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और दोस्तों के पास, जो आपके दोस्त हैं उनके पास भी ये हमारी क्लास पहुंच पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आप इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके सामने पेश कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।